नमस्कार। आज एक ऐसे राजा की कहानी जिसके काल में भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, या यूं कहें कि उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि किसी का साहस ही नहीं हुआ। भारत जो उसके पूर्व छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, एकता के सूत्र में आबद्ध हो गया। शांति काल होने के कारण कला, साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सर्वतोमुखी प्रगति हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जिसका वर्णन भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल के रूप में किया है, आइए सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर एक दृष्टि डालें। आज भले ही थानेसर हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले की मात्र एक तहसील है, किंतु 6वीं शताब्दी के अंत में यह पुष्यभूति वंश की राजधानी था, जिसके प्रतापी शासक प्रभाकर वर्धन के विशाल साम्राज्य में मालवा, उत्तर पश्चिमी पंजाब और राजपूताना का भी कुछ भाग सम्मिलित था। इतिहासकारों ने वर्धन शब्द का तात्पर्य वैश्य से लिया है। उसी की पुष्टि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी की है। महाकवि बाणभट्ट ने बड़े ही रोचक और अलंकारिक भाषा में प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा की है, जिसे सुनकर ही आनंद आता है। हूण हरिण केसरी, अर्थात हूण रूपी हिरण के लिए सिंह। सिंधुराज ज्वरो, अर्थात जिसे देखकर सिंधुराज को बुखार चढ़ाता है। गुर्जर प्रजागरह, अर्थात गुर्जरों की नींद खत्म करने वाले। गांधाराधिप गंध द्वीप कूट हस्तिक ज्वरो, अर्थात गांधार नरेश रूपी हाथी के लिए अंकुश के समान। लाट पाटम पाटचरो, अर्थात गुजरात के लाटों की कुशलता समाप्त करने वाले। मालव लता लक्ष्मी परशु, अर्थात मालव देश की लता रूपी लक्ष्मी के लिए फरसे के समान। निश्चित ही यह उनके पराक्रम का बखान था और इन राजाओं को उन्होंने हराया होगा। इस प्रकार उत्तरी भारत के लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर प्रभाकर वर्धन का आधिपत्य था। लंबे समय तक प्रभाकर वर्धन को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तब भगवान सूर्य की आराधना से उनका मनोरथ पूर्ण हुआ और 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें सबसे बड़े राज्यवर्धन, दूसरे हर्षवर्धन तथा तीसरी कन्या राज्यश्री प्राप्त हुई। दोनों राजकुमारों तथा राजकुमारी राज्यश्री को यथायोग्य शिक्षा प्रदान की गई। वाण लिखते हैं कि कठोर शस्त्राभ्यास से राजकुमारों के हाथ श्याम हो गए थे, काले पड़ गए थे। उन्होंने अपने शरीर को पर्याप्त बलिष्ठ बना लिया था। वे कुशल धनुर्धारी तथा हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में भी दक्ष हो गए थे। जब राजकुमारी राज्यश्री विवाह योग्य हुई, तब उनके लिए सुयोग्य वर की तलाश भी शुरू हुई और विचार विमर्श उपरांत कन्नौज के मोखरी राज ग्रहवर्मा के साथ धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। 604 ईस्वी के आसपास राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर हूणों ने आतंक मचाना शुरू किया, तो वृद्ध राजा प्रभाकर वर्धन ने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को एक विशाल सेना के साथ हूणों के दमन हेतु भेजा। हूणों पर विजय पाकर जब राज्यवर्धन लौटे, तब तक राजा स्वर्ग सिधार चुके थे। दुर्भाग्य इतने पर ही शांत नहीं हुआ। एक और बुरा समाचार शीघ्र ही उन्हें प्राप्त हुआ। राजा प्रभाकर वर्धन की मौत का समाचार पाकर व राजकुमारों की कम आयु को देखते हुए राज्य के शत्रुओं को उपयुक्त अवसर प्रतीत हुआ और मालवा के अधिपति शशांक ने उनके जामाता अर्थात राज्यश्री के पति कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा को मारकर रानी राज्यश्री को भी कारागार में डाल दिया। समाचार पाते ही राज्यवर्धन 10,000 सैनिकों के साथ शशांक को सबक सिखाने हेतु कन्नौज की ओर निकल पड़े। राज्यवर्धन ने आसानी से विजय प्राप्त कर भी ली, किंतु फिर मालव नरेश शशांक ने उन्हें आदर के साथ मीठी मीठी बातें कर राजमहल में आमंत्रित किया और वहां उस विश्वासघाती ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब पराक्रम दिखाने की बारी हर्षवर्धन की थी। वे अपने ममेरे भाई व बाल सखा भांडी के साथ बदला लेने को रवाना हुए, किंतु मार्ग में ही समाचार प्राप्त हुआ कि बहन राज्यश्री बंधन मुक्त होकर वन को प्रस्थान कर गई हैं। हर्ष ने आक्रमण की बागडोर भांडी को सौंपी और स्वयं बहन की खोज में निकल पड़े। उन्होंने राज्यश्री को उस समय पाया जब वह चिता सजाकर स्वयं को दग्ध करने जा रही थी। उधर हर्षवर्धन उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर वापस लाए, उधर भांडी शत्रु पर आसानी से विजय पा चुके थे। मालवराज उनके भय से ही युद्ध के पूर्व ही कन्नौज छोड़कर अपने राज्य की ओर
भाग निकले थे। अब जब हर्षवर्धन अपनी बहन के साथ उसके राज्य कन्नौज पहुँचे तो वहाँ की मंत्रिपरिषद ने उन्हें ही राज्य की बागडोर संभालने को कहा, क्योंकि राजा की तो मृत्यु हो चुकी थी, संतान कोई थी नहीं और पत्नी राज्यश्री किसी कीमत पर राज्यभार उठाने को सहमत नहीं थी। हर्षवर्धन धर्म संकट में थे, अपने राज्य को संभालें या इस नए उत्तरदायित्व को वहन करें। अंत में यह तय हुआ कि वे राज्य राजश्री के नाम से ही चलेगा तथा हर्षवर्धन उसका संरक्षण करेंगे। अब इस प्रकार 16 वर्षीय हर्षवर्धन ही अपने राज्य थानेश्वर और कन्नौज की राजसत्ता संभालने लगे तथा राजधानी कन्नौज हो गई। उसके बाद तो एक के बाद एक अनेक राज्यों पर हर्ष ने अपनी विजय पताका फहराई। लेकिन खास बात यह है कि उन पराजित राजाओं का राज्य अपने राज्य में मिलाने के स्थान पर उन्हें स्वाधीन रखा और अपना मित्र बनाया। समय के साथ हर्ष कूटनीति में भी पारंगत हो गए थे। उनके राज्य की बाईं सीमा के बल्लभी राजा ध्रुवसेन शत्रु भाव रखते थे, अतः हर्ष का उनसे युद्ध हुआ और उन्होंने भागकर गुर्जर नरेश दद्दू के पास शरण ले ली। हर्ष ने मामले को तूल न देते हुए स्वाभिमानी बल्लभी राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर उन्हें अपना मित्र बना लिया। दक्षिण में अवश्य उन्हें चालुक्य नरेश पुलकेशी के सम्मुख पराजित होना पड़ा, किंतु पूर्व से पश्चिम तक उत्तर भारत का संपूर्ण प्रदेश उनके राज्य के दौरान शांति और समृद्धि के नवयुग में प्रवेश कर गया। एक बार दिग्विजय करने के बाद हर्ष ने लगभग 30 वर्ष शांतिपूर्वक शासन किया। चीनी यात्री वेनसोंग ने भी लिखा कि अपने भाई की हत्या का बदला लेकर उसने अपने आप को भारत का अधिपति बनाया। उसकी ख्याति सब ओर फैल गई, प्रजा के लोग उसके गुणों का आदर करते थे। वह प्रति 5 वर्ष में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे, जिसमें अपना संपूर्ण कोष दान रूप में वितरित कर देते थे। हर्ष का कार्यकाल वह था जब बौद्ध और वैदिक मान्यताओं के बीच संघर्ष चरम पर था। ऐसे में हर्ष की कार्यपद्धति का बहुत सुंदर वर्णन वेनसोंग ने किया है, जो सर्वधर्म समन्वय का अनूठा उदाहरण है। प्रयाग में गंगा जमुना के संगम पर दान का महात्म्य सबसे अधिक समझा जाता है, अतः पुरातन काल से राजागण दान देने यहाँ आया करते थे, इसलिए इसका नाम ही दान क्षेत्र पड़ गया था। हर्ष के दानोत्सव में बौद्ध श्रमण, निर्धन ब्राह्मण तथा अनाथ सभी सम्मिलित हुए। 1000 फुट लंबा और 1000 फुट चौड़ा एक वर्गाकार अहाता बनाया गया, जिसमें घास फूस के बहुत से झोंपड़े बने हुए थे और इन झोंपड़ों में सोना, चांदी, इंद्रनील, महानील जैसे सुंदर मोती आदि बहुमूल्य रत्न से लेकर रेशमी और सूती वस्त्र, सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। 1 लाख लोगों के विश्राम और भोजन की भी पृथक पृथक व्यवस्था थी। उत्सव के प्रारंभ में बुद्ध, आदित्य और शिव की मूर्तियां स्थापित की गईं। तदनंतर शुरू के 4 दिन तो पूर्व से ही चयनित 10,000 बौद्ध, ब्राह्मण व अन्य धर्मों के धर्माचार्यों को 100 स्वर्ण मुद्राएं, सुंदर मोती व उम्दा सूती वस्त्र प्रदान किए गए। अगले 20 दिनों में सामान्य ब्राह्मण, बौद्ध व अन्य लोगों व उसके बाद 10 दिन तक जो भी आया उसको दान दिया गया। इस दान महोत्सव में न केवल खजाना खाली हो गया, बल्कि राजा ने अपने शरीर पर पहने हुए हीरे, जवाहरात व आभूषणों को भी दान कर दिया। दान वितरण के उपरांत इस पुण्यात्मा राजा ने कहा, ईश्वर करे कि मैं आगामी जन्म जन्मांतरों तक इसी प्रकार अपने धन भंडार को मानव जाति की पीड़ा मिटाने हेतु दान करता रहूं। 641 से 646 ईस्वी के बीच में उनकी जीवन लीला कब समाप्त हुई यह तो ठीक ठीक ज्ञात नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि यह राजवंश उत्तराधिकारी विहीन रहा। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों ही निसंतान स्वर्गवासी हुए। स्वाभाविक ही हर्ष के बाद यह साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया, लेकिन हर्ष अपने सद्गुणों के कारण इतिहास में अमर हो गए। नमस्कार।